हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ अप्रोचेस, कुछ थ्योरीज। राइट नाउ जो हमने स्टडी करनी है दैट इज हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। जहां तक हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी की बात है, इसमें सबसे पहली बात जो है दैट इज हेजेमन। ये हेजेमन हम किसको कहते हैं? जैसे आपको पता होगा, जो कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार के दौरान टू सुपर पावर्स थे, यूएस एंड यूएसएसआर। लेकिन जो ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वहाँ यूनिपोलैरिटी रही, यूनिलेटरलिज्म रही, तो वो रही यूएस की डोमिनेंस, और उसको हम मानते हैं यूएस हेgemony। तो यूएस वाज दी हेजुमन। हेजुमन वो होता है जो वर्ल्ड को टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, पब्लिक गुड्स सप्लाई करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे कंट्रोल करता है, लॉज रेगुलेशंस पे कंट्रोल करता है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज में मदद देता है, वो हेजेमन में आता है। तो कोल्ड वार के एंड के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद जो हेजेमन था वो यूएस था। इसी तरह यहाँ पर जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, इसमें जब हम निकालते हैं ये हेजेमन क्या होता है, हेजेमन स्टैंड्स फॉर सिंगल डोमिनेंट स्टेट, सिंगल डोमिनेंट स्टेट। लेकिन ये सिंगल डोमिनेंट स्टेट क्या करती है? कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग इट्स विल ऑन अदर्स। इट इज विल, इट इज पावर, इट इज इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। अदर्स में आते हैं बाकी जो एक्टर्स है यानी नेशंस। तो इसको हम हेजमन कहते हैं। हेजमन वो स्टेट, वो कंट्री होती है जिसमें काबिलियत होती है कि उसका जो दबदबा है, वो पावर है, असर है, वो दूसरों पे एनफोर्स होता है, दूसरों पे असरअंदाज होता है, दूसरों पे उसका दबाव रहता है। वो होती है हेजमन, डोमिनेंट स्टेट। और ये हेजमन क्या कर सकता है? इसको कैपेबिलिटी होती है। कौन सी कैपेबिलिटी इसको होती है? टू एनफोर्स रूल्स, टू एनफोर्स रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें ये काबिलियत होती है इस हेजिमन में, ये अपने रूल्स, अपने उसूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है। और इसी हेजिमन के रिलेटेड हमने यहाँ पर पढ़नी है हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, HST। हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है, यहाँ पर बहुत सारे इसके एक्सपोनेंट्स हैं, लेकिन हमने किसकी व्यू पढ़नी है यहाँ पर? रॉबर्ट गिल्पिन की। रॉबर्ट गिल्पिन। तो रॉबर्ट गिल्पिन की हमने पढ़नी है हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। Before going towards रॉबर्ट गिल्पिन्स हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, लेट्स सी जो रॉबर्ट गिल्पिन थे ये कहाँ से थे? ये यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। यूनाइटेड स्टेट्स से इसका ताल्लुक था। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी थ्योरी आती है, तो डेफिनेटली इसका जो एरिया था, एरिया ऑफ स्टडी, वो यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी या इंटरनेशनल अफेयर्स थी। लेकिन कहाँ पे थे ये? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहां पर ये थे प्रोफेसर इंटरनेशनल अफेयर्स के। और इसकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी इसकी तो हमने पढ़नी है, लेकिन जो इसके इंटरनेशनल ये जो कंट्रीब्यूशंस है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इसके कंट्रीब्यूशंस है जो उन्होंने बुक्स की सूरत में दिए, जिनमें हम जो मोस्टली फेमस है दैट इज ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ग्लोबल पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी
इसकी बड़ी पॉपुलर वर्क है यूएस पावर एंड एमएनसीज। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। तो रॉबर्ट गिल्पिन की हमने व्यू पढ़नी है और हमने जो इसकी व्यू पढ़नी है दैट इज अबाउट हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है इसके बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं और उनमें जो शुमार किया जाता है कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट गिल्पिन का भी वहां पर बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का। और ये थ्योरी किस चीज में बिलीव करती है, मतलब दिस थ्योरी बिलीव्स इन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट, ये कहती है ये थ्योरी जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम को हम वर्ल्ड सिस्टम भी कहते हैं। तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहती है ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है या वर्ल्ड सिस्टम है ये स्टेबिलिटी अचीव करता है। वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आती है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये स्टेबिलिटी अचीव करता है, ये स्टेबल और मजबूत बन जाता है। कब बन जाता है मजबूत? जब इसको होल्ड करेगा कौन? सिंगल स्टेट। जब सिंगल स्टेट इस वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी, मतलब ये सिंगल स्टेट कैसे इसको कंट्रोल करेगी? जब ये डोमिनेंट वर्ल्ड पावर होगी। डोमिनेंट वर्ल्ड पावर, इस डोमिनेंट वर्ल्ड पावर को ही हम क्या कहते हैं? हेजिमन। तो ये पहला पॉइंट है जो हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहती है। हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहती है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो वर्ल्ड सिस्टम है, it will maintain stability, it will remain strong, it will remain stable when this world system, this international system will be controlled by a single state or by a dominant world power जिसको हम हेजमोन कहते हैं। तो रॉबर्ट गिल्पिन कहते हैं हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में कि इंटरनेशनल सिस्टम या वर्ल्ड सिस्टम जो है ये ज्यादा स्टेबल तब रहता है जब इसको एक स्टेट कंट्रोल करती है, एक डोमिनेंट वर्ल्ड पावर इसको कंट्रोल करती है जिसको हम हेजमोन कहते हैं, जिसको हम हेजिमन कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम ये कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये जो रिलेशंस है अमंगेस्ट कंट्रीज, अमंगेस्ट वर्ल्ड नेशंस, आप चाहते हो वर्ल्ड नेशंस के बीच जो रिलेशंस है वो रिलेशन क्या होनी चाहिए? स्मूथ वर्किंग उनके बीच होनी चाहिए। मतलब जो रिलेशन हो वो स्ट्रांग हो, स्मूथ वर्किंग मतलब स्टेबल रिलेशन, कोऑपरेशन। आप चाहते हो वर्ल्ड नेशंस के बीच स्मूथ रिलेशंस रहे, स्टेबिलिटी रहे, कोऑपरेशन रहे। वो पॉसिबल तब है जब उन तमाम नेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लोबल हेजमन हो, एक ग्लोबल हेजमन हो। अब इन नेशंस के बीच रिलेशन को स्टेबल, स्मूथ और कोऑपरेटिव बनाने के लिए ग्लोबल हेजमन की क्यों जरूरत है? क्योंकि ग्लोबल हेजमन ही वो एक्टर है, वो पावरफुल स्टेट है जो क्या करेगी? जो प्रेस्क्राइब करेगी रूल्स फॉर द वर्ल्ड, प्रेस्क्राइब्स रूल्स फॉर वर्ल्ड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। इन रूल्स की एनफोर्समेंट जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो कहते हैं हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में रॉबर्ट गिल्पिन कहता है इंटरनेशनल सिस्टम या वर्ल्ड सिस्टम ज्यादा मजबूत तब रहता है जब एक स्टेट इसको कंट्रोल करती है। वो एक स्टेट बहुत पावरफुल होती है जिसको हम हेजेमोन कहते हैं, और रिलेशंस नेशंस के बीच भी स्मूथ रहती है, स्टेबल रहती है, कोऑपरेटिव रहती है जब इन नेशंस का कंट्रोल एक नेशन करता है। ग्लोबल हेजेमन जिसको हम कहते हैं, ग्लोबली जो बड़ा पावरफुल रहता है
क्योंकि वही पावरफुल देश रूल्स बनाता है वर्ल्ड में रिलेशंस कंडक्ट करने के लिए, और वही नेशन, वही हेजमन जो है, रूल्स बनाने के साथ-साथ इन रूल्स को एनफोर्स और इम्प्लीमेंट करता है। तो स्टेबिलिटी कब पॉसिबल है? जब एक नेशन आपको कंट्रोल करेगा। उसके बाद आगे फिर से रॉबर्ट किल्पिन जो है वो कहते हैं, जो वर्ल्ड है वर्ल्ड एक बैलेंस हासिल करता है। इस बैलेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। रॉबर्ट गिल्पिन कहता है जो वर्ल्ड है ये एक बैलेंस्ड शेप पे आता है, इक्विलिब्रियम में आता है। कैसे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने कहा वर्ल्ड सिस्टम स्टेबल ज़्यादा रहता है तब जब इसको एक कंट्रोल करता है। वो एक कौन होता है? वो होता है हेजेमन। इसी तरह ये वर्ल्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम भी तब अचीव करता है जब इस पे एक बिग पावर कंट्रोल करता है। ये बिग पावर भी कौन होता है? ये बिग पावर भी हेजेमन होता है। अब यहाँ पर बात दूसरी है, ये हेजेमन जो भी हो, हेजेमन वर्ल्ड के लिए जो रूल्स देता है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ रिलेशनशिप अमंगस्ट नेशंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड में पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ये रूल्स देता भी हेजेमन है, इम्प्लीमेंटेशन भी हेजेमन कराता है। लेकिन जो ये रूल्स ये हेजेमन देता है, इन रूल्स में हेजेमन का होता है इंटरेस्ट। हेजमन के बहुत सारे इंटरेस्ट्स होते हैं इन रूल्स में। हेजमन की बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है, यानी प्रेफरेंसेस भी होती है। तो जो ये थ्योरी है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, इसमें हम कहते हैं, जैसे हमने अभी देखा पहली स्लाइड में, कि वर्ल्ड सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये स्टेबिलिटी अचीव करता है जब इस पे एक बिग पावर रूल करता है, एक बिग पावर इसको कंट्रोल करता है, जब इसको एक हेजेमन कंट्रोल करता है, और वही हेजेमन मदद देता है नेशंस के बीच रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए, और वही हेजेमन रूल्स भी देता है और इम्प्लीमेंट भी वो रूल्स को कराता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात थी और यहाँ पर हम बैलेंस और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो ये स्टेबिलिटी के साथ ही जुड़े हुए हैं, चाहे बैलेंस की बात हो, इक्विलिब्रियम की बात हो। ये भी पॉसिबल तब है जब है एक हेजेमन एक बिग पावर आपको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये बिग पावर रूल्स देता है कंडक्ट ऑफ द रिलेशंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस इन रिलेशंस के लिए। लेकिन ये हेजेमन जब ये रूल्स देता है, ये अपना इंटरेस्ट भी इन रूल्स में देखता है कि मुझे कितना मुनाफा होगा, मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरी प्रेफ़रेंसेस कितनी फुलफ़िल होती है इन रूल्स में। अब ये हेजेमन अपनी हेजेमनी कैसे बरकरार रखता है? ये बिग स्टेट अपना ये पावर स्ट्रक्चर, अपना इन्फ्लुएंस कैसे मेंटेन रखता है? जब ये प्रोवाइडर बन जाता है, यानी सप्लायर बन जाता है। सप्लायर या प्रोवाइडर, किन चीज़ों का सप्लायर या प्रोवाइडर? उनको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स, या उनको हम कहते हैं ग्लोबल गुड्स। जो आलमी सतह पर नेशंस को ज़रूरत है, जो आलमी सतह पर लोगों को चाहिए, आलमी सतह पर लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? उनमें आता है कैपिटल, उनमें आता है फॉरेन एड, पैसा, उनमें टेक्नोलॉजी आती है, उनमें सिक्योरिटी आती है। तो जब एक अमीर तरीन देश किसी देश की छोटे देशों की मदद करता है, पैसे के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू, तो वो जितने भी देश मदद लेते हैं, वो इस हेजेमन के शिकार बन जाते हैं और वो फँस जाते हैं किस पॉलिसी में? प्रोटेक्शनिज़्म में। प्रोटेक्शनिज़्म में ये देश इनको अभी मदद कर रहा है गरीबी में, लेकिन जब इसको लगेगा कि ये देश जिनको मैंने मदद की, अब ये धीरे-धीरे डेवलप हो रहे हैं, तब ये इन पे अपना एहसान जतलाएगा और कहेगा मैंने आपकी मदद की थी। अब आप लोग मुझे इस चीज़ में इतना फ़ायदा दोगे क्योंकि ये चीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कंट्री से, हमारी कंपनी से खरीदोगे। तो वो वहाँ पर वो अमीर देश ना अनड्यू डिमांड्स रखता है इन
कंट्रीज़ पे, क्योंकि इन कंट्रीज़ को अगर वही चीज़ दूसरे कंट्री की कंपनी से सस्ते दामों में मिलती है, लेकिन ये इनको अपना एहसान जतलाकर मजबूर कर देता है वो चीज़ अपनी कंट्री की कंपनी से महँगे दामों में लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इस कंट्री ने इन गरीब देशों की स्टेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन के टाइम, मुसीबत के टाइम मदद की होती है। और जब ये ऐसा कार्ड खेलते हैं टू पुट अनड्यू डिमांड्स ऑन द वेरी पुअर नेशंस, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रोटेक्शनिज़्म, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज़्म। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है। अब हेजेमॉन की वजह से बैलेंस रहता है, स्टेबिलिटी आती है, इक्विलिब्रियम रहता है, नेशंस के बीच रिलेशंस रहती है, ये रूल्स देता है और उसमें अपने इंटरेस्ट्स भी देखता है। लेकिन अब ये हेजेमॉन कैसे अपनी हेजेमोनी मेंटेन करता है? जब ये पूरी दुनिया में पब्लिक गुड्स सप्लाई करता है, ग्लोबल गुड्स प्रोवाइड करता है, पैसे से मदद करता है, टेक्नोलॉजी से मदद करता है, सिक्योरिटी फराहम करती है और इस तरह से अपनी हेजेमोनी मेंटेन करता है ये हेजेमॉन। अगर इसमें हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के चैंपियंस निकले यूएस प्लस यूएसएसआर, लेकिन फिर कोल्ड वॉर हुआ तो वहाँ ओनली यूएस आ गया। बाइपोलैरिटी खत्म होके यूनिपोलैरिटी में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स आ गया और यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। अगर हम देखेंगे राइट फ्रॉम 1947 वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फिर गैट और इस गैट को रिप्लेस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में, या मिलिट्री ग्रुप में नेटो। चाहे नेटो की बात करो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, आईएमएफ की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो, ये सारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सबसे ज़्यादा फंड्स अगर देती है तो यूएसए देती है। जब इनको ज़्यादा फंड्स यूएसए देती है तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट भी किसको देंगे? मतलब यहाँ इन इंस्टीट्यूट्स को जब फंड्स सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है, तो ये इंस्टीट्यूट्स के रूल्स भी ऐसे हैं, उन रूल्स से ज़्यादा वोटिंग राइट्स और ज़्यादा मुनाफ़ा, ज़्यादा इंटरेस्ट्स और ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस किसकी फुलफ़िल होती है? यूएस की फुलफ़िल होती है। तो थ्रू these institutions, one country is able to maintain its hegemony and that very country is America. So इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ये पब्लिक गुड्स सप्लाई करती है, नेटो से प्रोटेक्शन देती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, किसी के लिए रूल्स में रिलैक्सेशन लाते हैं, आईएमएफ से ये और वर्ल्ड बैंक से ये कर्जा देते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ये कर्जे देते हैं डेवलपमेंट के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस तरह से ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो है, जिनको अमेरिका की बेस है, जिनको ज़्यादा अमेरिका मदद देती है, इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से अमेरिका जो है, अपनी जो हेजेमोनी है, वो मेंटेन कर पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन धीरे-धीरे ये जो हेजेमोनी है, ये नहीं रहती है, क्योंकि आज की जो सल्तनत का अरूज है, कल उसका ज़वाल होता है। चाहे वो रोमन एम्पायर थी, ओटोमन एम्पायर थी, इजिप्टियन सिविलाइज़ेशन थी या बाकी रूल्स थे या ब्रिटिश इम्पेरियलिज़्म, फ्रेंच इम्पेरियलिज़्म थी, वो सारी ख़त्म हो गई, वो सारी ख़त्म हो गई। लिहाज़ा इसमें भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कहते हैं, ये जो हेजेमोनी है, हेजेमन हेजेमोनी मेंटेन रहती है, किसकी मेंटेन रहती है? एक हेजेमन की। हेजेमनी मतलब पावर स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है एक कंट्री का और उस कंट्री को हम कहते हैं हेजिमन। अब ये जो हेजिमन है, ये रिप्लेस हो सकती है। हेजिमन कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय अदर हेजिमन। सो हेजिमन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेजिमन, लेकिन कैसे? ग्लोबल वार से। इस ग्लोबल वार को हम ये भी कहते हैं हेजिमोनिक वार। इस ग्लोबल वार को हम हेजिमोनिक वार भी कहते हैं। इस हेजिमोनिक वार में क्या होता है? जो पुराना हेजेमन होता है उसको आप हरा सकते हो, उसको आप ओवरथ्रो कर सकते हो और इमर्जेंस हो जाती है न्यू हेजेमन की। न्यू न्यू हेजेमन की इमर्जेंस वहाँ पे होती है और ये न्यू हेजेमन जो आता है ये भी अपने मुनाफे के लिए वर्ल्ड में क्या देता है? न्यू रूल्स देता है जिसमें इसके अपने इंटरेस्ट्स या अपनी जो प्रेफ़रेंसेस होती है उनको देखता है। तो पुराने हेजेमन को नया जो ताकतवर देश उभर के सामने आता है,
ग्लोबल वॉर या वर्ल्ड वॉर में उस पुराने ताकतवर देश को हराया जाता है, तो उसके बाद उस वार के बाद नया हेजेमन वजूद में आता है। वो हेजेमन भी अपने हिसाब से अपने रूल्स देता है, जिसमें उसके इंटरेस्ट्स, उसकी अपनी प्रेफ़रेंसेस जो है, वो फुलफ़िल होती है। सो इस तरह से जब हम कहते हैं हेजेमोनी में वन हेजेमन विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू हेजेमन या वन हेजेमन विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर हेजेमन, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं, जो भी हेजेमन होगा, एवरी हेजेमन इज़ बाउंड टू फॉल। एवरी हेजेमन इज़ बाउंड टू फॉल। क्यों? बिकॉज़ ये पुराना हेजेमन जो है, उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। किसमें? इन मेंटेनिंग हेजेमनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात दूसरी आती है। जब ये हेजेमन पुराना हेजेमन जो है, अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल गुड्स फराहम करता है, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो और जिसमें कैपिटल हो, पैसा हो, सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो। इन गुड्स को ये सप्लाई करता रहता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा काबिज़ होने लगता है। इसको लगता है अब मैं वर्ल्ड पे काबिज़ हो जाऊँगा। ये थोड़ा-सा इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी यहाँ पर इस्तेमाल करता है कि शायद अब सारे ना मेरे मोहताज हैं। लेकिन वो देश जो तेज़ी से डेवलपमेंट करते हैं, ख़ासकर टेक्नोलॉजी और कैपिटल से टेक्नोलॉजी और कैपिटल से, वो देश जो जल्दी-जल्दी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वज़ह से या कैपिटल से, या जो एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो इन दूसरे डेवलप्ड हुए देशों को जल्दी-जल्दी ये जो तेज़ रफ़्तारी से टेक्नोलॉजी फ़राहम करते हैं, तेज़ रफ़्तारी से प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल फ़राहम करते हैं, वो देश उभर के सामने आते हैं। वो देश उभर के सामने आते हैं। तो वहाँ पर बात ये होती है, जो पुराना हेजेमन हो जाता है, इसी की ये जो एमएनसीज़ होती है, ये बाकी देशों को जब ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो वो देश ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र या कैपिटल ट्रांसफ़र की वजह से उनका पावर इक्वेशन जो है वो रेज़ होता है। उन नए देशों का जो पावर इक्वेशन है वो रेज़ होता है, उनकी पावर इक्वेशन जो है वो बढ़ जाती है। चाहे उनके पास एमएनसीज़ या अमेरिका से या ग्लोबल गुड्स में वो टेक्नोलॉजी आती है या वो कैपिटल आता है। और जब इनके पास ये पावर इक्वेशन रेज़ हो जाती है टेक्नोलॉजी से, कैपिटल से, उसके बाद ये नए देश जो डेवलप होते हैं, जो बिल्कुल पावर उनकी जो इक्वेशन है रेज़ हो जाती है टेक्नोलॉजी से, कैपिटल से, उसके बाद वो चैलेंज करते हैं। किसको चैलेंज करते हैं? उसके बाद ही वो चैलेंज करते हैं पुराने हेजेमन को। उसके बाद वो चैलेंज करते हैं पुराने हेजेमन को। दैट इज़ व्हाई जो पुराना हेजेमन होता है, उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है इस हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि उसको लगता है शायद मैं ही ताकतवर हूँ। लेकिन धीरे-धीरे वो देश जो इससे टेक्नोलॉजी भी लेता है, इससे कैपिटल भी लेता है और धीरे-धीरे अपना पावर स्ट्रक्चर बढ़ाता है, वो वेरी नेक्स्ट टाइम वो ओपन चैलेंज देता है इस पुराने हेजेमन को। क्योंकि ये पुराना हेजेमन जो है, अपनी हेजेमनी मेंटेन करने में ख़ासे इसको मुश्किलात आते हैं। और यहाँ से जो पावर स्ट्रक्चर इनका रेज़ हो जाता है, यही वो देश है जो इस हेजेमन को चैलेंज कर देते हैं। तो ये आता है जो रॉबर्ट गिल्पिन की ये थ्योरी है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, HST। तो इसमें मोस्टली हेजेमन की बात होती है कि हेजेमन जो होता है, वो किस तरह से डोमिनेंट रहता है वर्ल्ड पे, वो किस तरह से वर्ल्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो किस तरह से स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वर्ल्ड सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। वो अपनी तरह से रूल्स देता है और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हेजेमन दबदबा भी कायम करता है, इन्फ्लुएंस कायम करता है। लेकिन बात ये भी है कि ये जो हेजेमन है, ये अपनी हेजेमनी मेंटेन इसलिए कर पाता है क्योंकि वो सप्लायर होता है, प्रोवाइडर होता है ग्लोबल गुड्स का, पब्लिक गुड्स का। क्योंकि बहुत सारे वो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए नेटो हो, कैपिटल या टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे इंस्टीट्यूट्स उसकी
बेस जो होती है इसी हेजेमन की होती है। हेजेमन इनको ज़्यादा पैसा देता है और हेजेमन के हिसाब से हेजेमन के माइंड के हिसाब से ही ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। क्योंकि हेजेमन वर्ल्ड में रूल्स ऐसे देता है, उन रूल्स में ज़्यादातर उसी हेजेमन की प्रेफ़रेंसेस और इंटरेस्ट्स फुलफ़िल होते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू वो बाकी इन वर्ल्ड के नेशंस को कंट्रोल करता है। लेकिन धीरे-धीरे ये जो हेजेमन है, ये पुराना हेजेमन जो है इसको रिप्लेस किया जाता है या तो ग्लोबल वार से या इसको चैलेंज किया जाता है जब किसी देश का पावर स्ट्रक्चर रेज़ होता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से, कैपिटल ट्रांसफ़र से, तो आता है वजूद में नया हेजेमन। इसीलिए जो पुराना हेजेमन है उसको अपनी हेजेमनी मेंटेन करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ जाती है विद टाइम। इस तरह से फिर वजूद में आ जाता है न्यू हेजेमन। न्यू हेजेमन भी अपने रूल्स देता है और अपने रूल्स में भी वो अपनी प्रेफ़रेंस रखता है।